हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज किशोर। और राज की बात में आज बात होगी नीतीश को लेकर बीजेपी के गुप्त प्लान की, और साथ ही भारतीय सियासत के फलक में ओवैसी के बढ़ते प्रभाव और रणनीति की, और साथ ही सीबीआई कैसे जवाब देने जा रहा है राज्यों को। बिहार की राजनीति में नीतीश को नायक बनाए रखने का जनादेश एक बार फिर से आ गया है। एक बार फिर से नीतीश ने गठबंधन की नाव के सहारे सियासी भंवर को पार कर सत्ता का शीर्ष हासिल कर लिया है। हालांकि बदलाव की सारी कोशिशें बेरंग हो गई हैं, ये कहना भी मुनासिब नहीं होगा। और इन्हीं बदलाव की कोशिशों में छिपी है आज के राज की बात, जिसमें संभावनाओं के सूत्र 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव तक पहुंचते हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश की बिहार में बुलंदी भले ही बरकरार है, लेकिन पार्टी कमजोर हुई है, ये बात वो अच्छी तरह जानते हैं। बिहार का नंबर 1 चेहरा बनने जा रहे नीतीश की पार्टी नंबर के लिहाज से तीसरे पायदान पर पहुंच गई है। मतलब ये कि नीतीश का राजनीतिक शिखर बरकरार है, लेकिन इस रंग में गहरा भंग पड़ चुका है, और उसी के साइड इफेक्ट पार्टी को असहज करने वाले सवालों में दिखने लगे हैं। सवाल ये कि जब बीजेपी की सीटें जेडीयू से ज्यादा हैं, तब भी सीएम नीतीश ही रहेंगे। हालांकि धन्यवाद बिहार कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी ने नीतीश के नेतृत्व की बात करके उन सवालों पर विराम लगा दिया। आत्मनिर्भर बिहार के जिस संकल्प के लिए आपने जो अपार प्यार दिया है, उससे भी मैं और हमारी पूरी टीम अभिभूत है। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पीएम के बयान से उन सवालों पर विराम लग गया, लेकिन राज की बात यह है कि इसी विराम के पीछे एक आरंभ की कहानी छिपी हुई है। राज की बात छिपी हुई है। राज नेतृत्व को लेकर भी है, राज गठबंधन वाली सियासत को लेकर भी, और राज विरासत के सुखद हस्तांतरण को लेकर भी है। क्योंकि 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव हैं, और जातीय समीकरण साधना भी बीजेपी के लिए आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोटर्स का करीब 16 जिलों पर सीधा प्रभाव है। चूंकि नीतीश देश की राजनीति का बड़ा कुर्मी चेहरा है, ऐसे में उनका बिहार का सीएम बनना यूपी में हमेशा फायदे का सबब बनता है। और बिहार में अड़चन डाली गई तो साइड इफेक्ट कुर्मी वोट बैंक पर दिख सकता है। बिहार में नीतीश को ही नेतृत्व में बनाए रखने को लेकर दूसरी राज की बात भविष्य के सियासी गठबंधन और गठबंधन निभाने में ईमानदारी और भरोसे की बात को लेकर है। दरअसल महाराष्ट्र में शिवसेना और पंजाब में अकाली दल के साथ गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी पर यह आरोप लगने लगा कि वो अपने सहयोगी दलों के प्रति ईमानदार नहीं है। और देश की राजनीति को गठबंधन धर्म का मर्म समझाने वाली बीजेपी के लिए यह आरोप आगे बेहद खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि मिशन साउथ विक्ट्री में क्षेत्रीय दलों की उसको जरूरत है, और वो अगर ये छवि बनी रही तो साथ आने से परहेज कर सकते हैं। यही वजह है कि चुनाव पूर्व तय हुए नेतृत्व के फार्मूले को लेकर आगे बढ़ने का फैसला बीजेपी ने किया, और नीतीश को सीएम प्रोजेक्ट किया गया। डबल इंजन वाली एनडीए सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। कहां से रोजगार लोग लेके आ जाएंगे? ये कार्य कोई करेगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के अंदर करेंगे। नेतृत्व को लेकर बनी इसी तस्वीर में एक राज की बात और है। राज की बात ये कि अभी तो नीतीश सीएम बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में चेहरा बदल जाए। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि नीतीश हाशिए पर।
राज की बात यह है कि नीतीश की हैसियत आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है और आने वाले दौर में माननीय नीतीश से उनका ये सफर महामहिम नीतीश तक पहुंच जाए, यानी कि 2022 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए वह एनडीए के उम्मीदवार हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, नीतीश का कद अगर राष्ट्रीय फलक पर बढ़ेगा तो प्रदेश में उनकी विरासत को बीजेपी संभालेगी। हालांकि अभी इसमें वक्त लगेगा। बिहार चुनाव नतीजों के बाद जितनी चर्चा एनडीए की है, नीतीश, आरजेडी और तेजस्वी की है, उससे भी कहीं ज्यादा चर्चा में आ गए हैं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। और राज की बात इसी में छिपी है कि भारतीय राजनीति के फलक में ओवैसी फैक्टर गहराने जा रहा है। कोई जरूरी नहीं है कि जीतेंगे हारेंगे, बस लड़ना जरूरी है। एक पॉलिटिकल पार्टी को, भारत की जमहूरियत को कैसे आप मजबूत करेंगे? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, कौन सा पैकेज देंगे आप? बिहार की चुनावी सियासत में भले ही ओवैसी की पार्टी का दखल इकाई के अंकों में सिमटा हुआ है, लेकिन सियासी पंडित मानते हैं कि ओवैसी की ही धमक का असर है कि महागठबंधन के सपने बुरी तरह से धराशायी हो गए। खास तौर से अस्तित्व की जंग में जूझती कांग्रेस के लिए एआईएमआईएम किसी काले सपने सरीखी साबित हुई। हालांकि आंकड़ों के धरातल पर एआईएमआईएम को देखें तो बिहार में 4 करोड़ से ज्यादा वोटिंग हुई। इनमें से 1.24 यानी 1.24% वोट एआईएमआईएम को मिले और 5 विधानसभा सीट हासिल हुई। विश्लेषण की धारा में माना जा रहा है कि ओवैसी की पार्टी ने अगर बिहार की सियासत में अपने पैर इस तरीके से ना जमाए होते तो सीमांचल की सीमाओं से सूबे का सियासी इतिहास पलट सकता था। लेकिन एआईएमआईएम ने इन सपनों पर बुलंद होकर पानी फेर दिया है। असदुद्दीन की इसी सफलता में छिपी है राज की बात। उसमें सबसे अहम है कि अल्पसंख्यक वोटों के सहारे सत्ता सजोए रखने का सपना अब उन नेताओं के लिए भारी पड़ सकता है। राज की बात यह है कि ओवैसी की सफलता बीजेपी और एनडीए के लिए वर्तमान परिस्थितियों में संजीवनी साबित होने जा रही है। दक्षिण से अपनी सियासत की शुरुआत करने वाले इस दल ने उत्तर की पार्टियों के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी है। बिहार की ही बात करें तो 2015 विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था और उसे सिर्फ 0.5% मत ही हासिल हो पाया था। वहीं उत्तर प्रदेश में 2017 विधानसभा चुनाव में भी एआईएमआईएम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई थी। लेकिन जिस तरह से एआईएमआईएम ने बिहार में खुद को स्थापित किया है, उससे बदलते हुए राजनीतिक समीकरणों के कई संकेत मिलने लगे हैं। बिहार में कामयाबी के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल विजय के सियासी ख्वाब का भी ऐलान कर दिया है। हम आ रहे बंगाल को, आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अधीर रंजन चौधरी क्या ठेका लेके बैठे हुए मुसलमानों का? अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुसलमान इतने बुरे हाल में क्यों है। अधीर रंजन चौधरी को बताना चाहिए कि उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या किया। अधीर रंजन चौधरी, तुम जान लो इस बात को कि वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलने वाला है अभी। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से एआईएमआईएम का जनाधार बढ़ रहा है, जिस तरह से मुस्लिम समाज में पार्टी की स्वीकार्यता बढ़ रही है, उससे ममता बनर्जी की अल्पसंख्यक पॉलिटिक्स को धक्का लगना तय है। जाहिर है कि ममता बनर्जी के लिए ओवैसी किसी सियासी दावानल से कम नहीं है। सीमांचल से सटी करीब 8 सीटें ऐसी हैं जो ओवैसी के सीधे निशाने पर होंगी। इसके अलावा बिहार के बाद यूपी में भी ओवैसी इसी रणनीति पर चलेंगे। मुस्लिम समाज के रसूखदार और गांठ के पूरे यानी जेब से मजबूत लोगों की सूची बनाकर तैयार की जा चुकी है। इसके साथ में ही ओवैसी कथित सेकुलर दलों को निशाने पर लेकर मुसलमानों को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका भला उनकी जमात से ही संचालित पार्टी कर सकती है। जाहिर है इसका असर जमात पे होता भी दिखाई दे रहा है। ऐसे में पश्चिम बंगाल में उनकी दस्तक के 3 परिणाम होंगे।
ओवैसी बिहार जैसा कमाल बंगाल में भी कर सकते हैं। दूसरा ये कि अगर कमाल हुआ तो ममता का वोट बैंक कटेगा। और तीसरा, ममता के वोट बैंक में कटौती का फायदा बीजेपी को सीधे तौर पर मिलेगा और बंगाल में राहें बीजेपी के लिए आसान हो जाएंगी। बात केवल बंगाल या ममता बनर्जी तक सीमित नहीं है। जो भी दल सेकुलर राजनीति कर रहे हैं, दक्षिण का ये दल उनके लिए किसी दुस्वप्न से कम नहीं है। ओवैसी की बढ़ती राजनीतिक ताकत के बीच राज की बात यह है कि अभी तक देश में मुस्लिम समाज के हितों की बात सेकुलरिज्म के तहत होती रही है, लेकिन ओवैसी का स्टाइल बिल्कुल अलहदा है, सीधा सपाट है। वो सीधे मुस्लिम हितों की बात करते हैं, यानी देश में मुस्लिम लीग से रेखा सियासी फॉर्मेट लागू करने की कोशिश हो रही है, जिसके दूरगामी परिणाम सुनिश्चित हैं। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो अपनी जांच की वजह से फिलहाल राज्य सरकारों के नो एंट्री बोर्ड की वजह से ज्यादा सुर्खियों में है। सुशांत केस में सियासी उठापटक के बाद सीबीआई की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठे और विश्वसनीयता के संकट से गुजरना सीबीआई के लिए कोई नई बात नहीं है। पहले सुप्रीम कोर्ट उसे तोता बता चुका है, लेकिन बीते कुछ माह से हालात ऐसे हुए हैं कि 8 राज्यों ने उसकी जांच पर अपने अड़ंगे का पहरा डाल दिया और इसी पहरे से निकलने के लिए अब सीबीआई ने निपटने की तैयारी कर ली है और अब वो कानूनी मशविरा कर रही है। महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश, सीबीआई की नो एंट्री। ऐसे 8 राज्य हो चुके हैं जहां केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार से इजाजत लेनी जरूरी हो गई है और पुलिस को भी कार्रवाई की जानकारी देनी होगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि कानून और व्यवस्था अगर राज्य का विषय है तो इसमें गलत क्या है। तो यही राज की बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि इसमें गलत क्या है और सियासत क्या है। दरअसल संघीय जांच एजेंसी होने के नाते जो भी सुरक्षा से जुड़े मामले और भ्रष्टाचार से ऐसे मामले जिनकी मार बहुत दूर तक होती है, वो सीबीआई को सुपुर्द किए जाते हैं और इनमें से हर राजनीतिक दल कोई भी जांच सीबीआई को देने की बात करता रहा है। लेकिन अब राज्यों की हठधर्मिता को देखते हुए सीबीआई ने डीओपीटी यानी कार्मिक मंत्रालय को पत्र लिखकर इस मामले में कानूनी राय और दिशा निर्देश मांगे हैं कि अगर इस तरीके से उनकी जांच को बाधित किया जाता रहा तो वो कैसे किसी भी जांच को मुकाम तक पहुंचा पाएंगे। सीबीआई की इसी चिट्ठी को लेकर डीओपीटी ने कानून मंत्रालय से पूछा है कि इस मसले को कैसे हल किया जाए। जाहिर सी बात है कि कानून व्यवस्था राज्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सीबीआई एक केंद्रीय स्वायत्त एजेंसी है और राज्यों का इस तरह का हस्तक्षेप देश की सर्वोच्च जांच संस्था के कामकाज और जांच पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। सीबीआई पर अपने अपने राज्यों को प्रतिबंध लगाने वाले कांग्रेस, लेफ्ट, तृणमूल शासित राज्य बंगाल हैं। ये वो दल हैं जो सत्ता में या सत्ता के गठबंधन में रहने के दौरान एजेंसी की तारीफ करते नहीं थकते। राज की बात यह है कि ये चिट्ठी तो अभी पहला कदम है और केंद्र के नीति नियंताओं को डर ये है कि अगर प्रतिबंध का ये सिलसिला नहीं थमा तो संघीय ढांचे को बुरी क्षति पहुंचेगी, जिसको संभाल पाना बहुत मुश्किल होगा। और बात यहां तक नहीं रुकेगी, सियासी अदावत और जो भीतरी प्रतिस्पर्धा है वो कहीं ना कहीं दूसरी जांच एजेंसियों को भी अपने घेरे में ले सकती है। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर हाजिर होऊंगा आपके पास वो खबरें लेकर जो या तो छपी नहीं या आपसे छिपाई गई।